हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अपनी जो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग देख रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आप सभी लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक साथ नोट आउट करते हुए चलोगे। इसके बाहर आपको हम वादा करते कि इसके बाहर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपके इस क्वेश्चन से छूट जाए। मतलब या इस क्वेश्चंस की सीरीज से भी छूट जाए, 1500 क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो आप सभी लोग एक कॉपी जो बना के रखे हैं उसमें जितने भी फैक्ट्स हैं नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एग्जाम के समय पे क्या होगा, इन्हीं का आप एक बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का 161 नंबर क्वेश्चन। कल का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा जल की नसबंदी के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो जो हमारा पानी होता है यानी जल होता है उसको शुद्धिकरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे सर क्लोरीन गैस जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलगॉन प्रक्रिया द्वारा, जो हमारी कैलगॉन प्रक्रिया है द्वारा जल मृदुकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन दिया आपका बेटा चूना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो अगर हम बात करें किसकी, कैलगॉन प्रक्रिया द्वारा जो जल मृदुकरण होता है इसके लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा होता है। तो आप ध्यान रखना जो रसायन होता है बेटा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। कौन सा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। तो अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है तो देखना, सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3। ये हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। अगर इसी में हम कहें कि 10 मॉलिक्यूल हम जल के ऐड कर दें यानी 10H2O लगा दें तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा। क्या, वॉशिंग सोडा। तो अगर हम आपसे कहें कि बताओ वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता, वॉशिंग सोडा क्या होता, तो कहोगे सर वॉशिंग सोडा जिसे आप कहते हो धावन सोडा। क्या कहते हो, वॉशिंग सोडा जो आपका होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है जिसे आप क्या कहते हो, धावन सोडा। जिसे आप कहते हो क्या, धावन सोडा, ठीक है ना। क्या कहते हो, धावन सोडा। तो इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला बेटा हो जाता है Na2 सोडियम, सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ डेका हाइड्रेट। क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट यानी 10H2O हो जाता है। क्या हो जाता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये हो जाता है आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा भी इसी को कहते हैं। लेकिन जो क्या कहा गया, कैलगॉन प्रक्रिया है इसके द्वारा किसका प्रयोग होता है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। और अगर हम हेक्सामेटाफॉस्फेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Na6P6O18। किसका बेटा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है ना। कौन है आपका, तो लिखना है यहाँ पे सोडियम, सोडियम हेक्सामेटा, हेक्सामेटा, हेक्सामेटा क्या है बेटा, फॉस्फेट। अगर हम इसकी बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है तो क्या होता है, Na6P6, Na6P6O18। क्या होता है, Na6P6O18 बेटा, ठीक है ना। जो सोडियम हेक्सा फॉस्फेट होता है इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाता है, Na6P6O18 हो जाता है। और ये जो होता है क्या, कैलगॉन, ये करता क्या तो कहोगे आयन एक्सचेंज, या आयन एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है तो आयन एक्सचेंज बेटा, आयन एक्सचेंज का काम करता है, आयन एक्सचेंज, एक्सचेंज, ठीक है ना। और जो आपका चूना दिया गया है, चूना दिया गया है जो आपका क्या है, CaOH ये क्या होता है, चूना की बात करो तो CaOH बेटा, CaOH जिसे आप कहते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हो, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर ना। तो सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है बेटा कि अगर ऑप्शन की बात करें जो हमारी कैलगॉन प्रक्रिया है, मतलब फॉर सॉफ्टनिंग वाटर बाय द कैलगॉन्स प्रोसेस द केमिकल यूज्ड इज, तो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। किसका उपयोग किया था तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का। अगर इसका फॉर्मूला देख लें तो क्या हो जाता है, Na6P6 और O18, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। करता क्या है तो कहोगे सर आयन एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है ना। अगर साथ ही साथ कहें चूना तो चूना क्या होता है, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
और जो आ जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, NaHCO3, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर बट आपसे कहा जाए कि बताओ वॉशिंग सोडा, यानी जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है, धावन सोडा जो होता है, ये होता है Na2CO3.10H2, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम भी पूछ लिया जाए तो लिख लेना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। साथ ही साथ कहा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है। अगर कहा जाए कि बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, क्या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, लिख लेना बेटा यहाँ पे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे आप कहते हो क्या, खाने वाला सोडा, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। तो NaHCO3, क्या बेटा, NaHCO3, और इसका नाम पूछ लिया है तो नाम भी लिखो, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेकिंग सोडा होता है या खाने वाला जो सोडा होता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम हो जाता है। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, कौन सा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18, ठीक है ना। अगर बात हम करें जल गैस की, कि जल गैस यानी वाटर गैस जो होती है किसका मिश्रण होता है, तो क्या कहोगे सर, अगर हम बात करें जो हमारी वाटर गैस होती है, जो हमारी वाटर गैस होती है, ये क्या होता है, वाटर गैस जो हमारी होती है, जिसे आप क्या कहते हो, जल गैस, जिसे आप क्या कहते हो, जल गैस। तो ये जो जल गैस होता है, किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो ये कहोगे हमारा CO+H2, CO+H2, यानी CO तो आपका क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा। क्या, CO आपका हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा। क्या, ये जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है CO। ये कहाँ से, वाहनों के धुएं में निकलती है, वाहनों के धुएं द्वारा जो गैस निकलती है वो होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो ये H2 है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस होती है ना। तो आपसे कहा जाए जो हमारी वाटर गैस या जल गैस है, ये किन दो गैसों का मिश्रण है, तो कहोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ हमारी हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। किसका, हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। बात क्लियर है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 ये। अगर हम कहें आपसे बताओ प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, प्रोड्यूसर गैस कौन सी, प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, कौन सी प्रोड्यूसर गैस, जो हमारी प्रोड्यूसर गैस होती है वो कौन सी होती, तो कहोगे ये सर मिक्सचर होता है CO+N2। कौन, CO+N2 गैस का मिश्रण होता है हमारा, CO+N2 गैस का मिश्रण होता है। और CO हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और N2 जो होता है ये नाइट्रोजन गैस होती है। ये कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस हो जाती है। तो ये बात आप सभी लोग जान गए, जो वाटर गैस होती है किन गैसों का मिश्रण होती है, तो CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। और जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नाइट्रोजन जो है, तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, जो नाइट्रोजन की खोज है ये किसके द्वारा की गई थी, तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी बेटा, नाइट्रोजन की खोज आपकी किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ नाइट्रोजन किसने की थी, किसने की थी, तो कहोगे डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसने की थी बेटा, तो डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसने की थी, डैनियल रदरफोर्ड ने। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन बेटा, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना बेटा, इनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, इनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, ठीक है ना। क्या नाम हो जाता है इनका, हेनरी कैवेंडिश नाम हो जाता है। तो वाटर गैस बेटा CO+H2, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के खोजकर्ता आपके पास हो गए। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, जल गैस किसका मिश्रण है, तो CO+H2, CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा कि भारी जल का घनत्व है, जो हमारा भारी जल है, वो भारी जल क्या होता है बेटा, D2O जिसे आप ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हो। क्या कहते हो, D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। कह रहा बताओ डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज, ऑप्शन है आपका साधारण जल से अधिक, साधारण जल के बराबर या साधारण जल से कम,
या ऑप्शन नंबर डी दिया है 1। तो आप ध्यान रखो, अगर हम बात करें जो भारी जल हो इसका घनत्व है तो कहोगे क्या, जो घनत्व तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वो राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, भारी जल की, भारी जल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका D2O बेटा। ये क्या हो जाता है, तो भारी जल जो हमारा होता है ये हो जाता है डी, भारी जल जो होता है हमारा क्या होता है D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगर नाम की बात की जाए तो लिख लो ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये जो भारी जल होता है बेटा D2O होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। अगर इसके आणविक द्रव्यमान की बात करें तो लिख लो इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है, इसका जो हमारा आणविक द्रव्यमान होता है क्या हो जाता है, तो आणविक द्रव्यमान इसका 20 होता है। आणविक द्रव्यमान इसका कितना हो जाता है, 20 होता है। जबकि अगर हम बात करें साधारण जल की, अगर हम बात करें साधारण जल की क्या होता है, साधारण जल हमारा बेटा क्या होता है, साधारण जल होता है H2O। क्या होता है हमारा साधारण जल होता है H2O। और इसके आणविक द्रव्यमान की बात करें तो इसका क्या होता है 18 होता है। इसके आणविक द्रव्यमान की बात करें तो इसका क्या हो जाता है, तो इसका 18 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो डी होता है इसका आपका क्या होता है 2 होता है, यानी 2 दूनी 4 और 16 20। लेकिन अगर हम साधारण जल की बात करें, साधारण जल की बात करें तो H2O जिसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाता है 18 हो जाता है। तो आपसे कहा गया कि भारी जल का घनत्व कैसा है, तो कहोगे सर साधारण जो जल होता है इससे क्या होता है भाई 20 इसका आणविक द्रव्यमान है तो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, साधारण जल से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भारी जल प्राप्त किया जाता है जल में भारी लवण घोलकर, जल के साधारण इलेक्ट्रोलिसिस से, या जल के लंबे समय तक। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें भारी जल की, यानी वही बात कही गई ड्यूटीरियम ऑक्साइड की, तो क्या कह रहा है कि प्राप्त कैसे करोगे, तो कहोगे जब जल का आप लंबे समय तक इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तब आपको भारी जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें भारी जल, किसकी, भारी जल प्राप्त करने के लिए, जो हमारा भारी जल है इसको प्राप्त करने के लिए जल का लंबे समय तक बेटा, क्या, जल का लंबे समय तक क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। क्योंकि, क्यों किया जाता है, क्योंकि H2O से, क्योंकि H2O तेज विघटित होता है, H2O तेज विघटित होता है, जबकि D2O धीरे। मतलब समझे, मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब है वो कह रहा था कि बताओ भारी जल प्राप्त तुम कैसे करोगे, तो कहोगे सर भारी जल को हम जब ही प्राप्त करेंगे जब हम उसका लंबे समय तक क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्योंकि जो हमारा H2O यानी साधारण जल होता है वो क्या होता है, वो तेज यानी जल्दी से विकसित हो जाता है। लेकिन जो हमारा D2O है वो धीरे धीरे विकसित होता है। क्या, जो हमारा D2O है वो क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होता है, यानी D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या, D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसका आणविक द्रव्यमान ध्यान रखना बेटा कितना, 20। और H2O हमारा क्या होता है, साधारण जल, साधारण जल। इसका आणविक द्रव्यमान बेटा कितना, 18। ये होता है तुम्हारा क्या, भारी जल। ध्यान रखना इसी को क्या कहोगे तुम, इसी को कहोगे भारी जल, ठीक है ना। तो आपसे बस यही पूछा गया था कि बताओ भारी जल कैसे प्राप्त करोगे, तो जल का लंबे समय तक क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो हमारा भारी जल है बेटा कब जमता है, जो हमारा D2O है कब जमेगा। तो ध्यान रखना जो हमारा D2O है जो ड्यूटीरियम ऑक्साइड, क्या, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसी को क्या कहते हो, तो कहोगे सर भारी जल। और इसका हिमांक कितना होता है, हिमांक जिसे आप क्या कहते हो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट, लिख लेना, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट।
जिसे आप क्या कहते हो, फ्रीजिंग पॉइंट। कितना होता तो कहोगे 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है 3 पॉइंट, जबकि जबकि अगर साधारण जल की बात करें बेटा, साधारण जल की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्यूटेरियम के कारण, ड्यूटेरियम के कारण, किसके, ड्यूटेरियम के कारण। ठीक है ना। तो अगर हम तुमसे कहें कि बताओ जो D2O होता है, D2O जो होता है उसे आप क्या कहते हो, तो कहोगे सर ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, इस यानी इसी को हम भारी जल कहते हैं। अगर हम इसके हिमांक की बात करें, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कब होता, तो कहोगे सर जब 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि साधारण जल जो हमारा यानी नॉर्मल वाटर, वो कितने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किसके कारण, तो ड्यूटेरियम के कारण। ठीक है ना। जो D2O है, D2O है, ध्यान रखना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका द्रव्यमान अभी बताया कितना होता है, 20 होता है इसका आणविक द्रव्यमान। और जो साधारण जल है, जो साधारण जल है उसका कितना होता है, तो उसका हो जाता है बेटा 18। कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो आपसे क्या कह रहा है कि बताओ, बताओ भारी जल कब जमता है, तो कहोगे कब जमता है, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है, जम जाता है। ठीक है ना। मतलब हिमांक किससे, द्रव से ठोस में परिवर्तन का ताप है। जो हमारा हिमांक है, द्रव से ठोस में परिवर्तन का ताप है। हिमांक है जो क्या है, तो हिमांक हमारा क्या है, हिमांक हमारा क्या है बेटा, द्रव से ठोस में परिवर्तन का ताप है। ठोस में परिवर्तन का ताप है, परिवर्तन का ताप है। ठीक है ना, क्या है। और भारी जल में उच्च, क्योंकि मजबूत हाइड्रोजन बंध होते। क्या भारी जल में क्या होते, उच्च। भारी जल में क्या, भारी जल में बेटा उच्च, क्यों, भारी जल में उच्च, क्योंकि क्योंकि मजबूत हाइड्रोजन बंधन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो D2 है हमारा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल, इसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। जबकि अगर हम साधारण जल यानी नॉर्मल वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा बेटा। साथ ही साथ अगर कहें तुमसे, जो हिमांक होता है ये क्या होता है, तो कहोगे लिक्विड टू सॉलिड में सर कन्वर्ट करने का होता है। द्रव से ठोस में परिवर्तन करने का टेम्परेचर है। भारी जल में क्या होता है, उच्च, क्योंकि मजबूत इसमें हाइड्रोजन बंधन होते हैं। ठीक है ना। जो D2 होता है हमारा, जो हमारा क्या होता है, D2 होता है यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसका आणविक द्रव्यमान 20 होता है। और जो साधारण जल होता है उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, उसका 18 हो जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ जो जल होता है इसकी अस्थाई अस्थाई कठोरता का कारण, मतलब टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ। मतलब जो जल है हमारा, इसकी अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए क्या है, तो ऑप्शन है आपका Ca और Mg यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम। बी ऑप्शन है बेरियम और स्ट्रोंशियम। Ba मतलब बेरियम, Sr मतलब स्ट्रोंशियम बेटा, Na सोडियम, के पोटेशियम, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें अस्थाई जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या चाहिए होते हैं, इसके बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से होती है। ठीक है ना। लिखना चाहो लिख लो। जो क्या है हमारी अस्थाई, अस्थाई कठोरता किसके कारण, तो कहोगे सर कैल्शियम और मैग्नीशियम। किसके, कैल्शियम, कैल्शियम जिसे क्या कहते हो Ca, और मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी Mg। के क्या है, बाइकार्बोनेट बेटा, के बाइकार्बोनेट से होती है। किसके कार्बोनेट से, तो कहोगे बाइकार्बोनेट से होती है। उबालने से होती है, उबालने से क्या होता है बेटा, उबालने से होती है। और अगर कहा जाए तुमसे उबालने से होती तो है, सॉरी बाइकार्बोनेट से होती है, लेकिन ये होता क्या है, तो कहोगे उबालने से हट जाती है। जो क्या होता है, उबालने से हट जाती है। अगर इसको उबाल दोगे तो उबालने से क्या होगा, उबालने से ही हट जाती है। उबालने से क्या होता है बेटा, हट जाती है। ठीक है ना।
क्या है, अस्थाई कठोरता जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, पूछा जाएगा किसके बाइकार्बोनेट से, तो कहोगे सर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होती है, जो उबालने से क्या होता है, उबालने से हट जाती है, उबालने से बाइकार्बोनेट में बदल जाते हैं, ठीक है। अगर उबाल दोगे क्या, तो उबालने से बाइकार्बोनेट 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 कार्बोनेट में बदल जाते हैं, किसमें, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में बदल जाते हैं। अगर रिएक्शन की बात करी जाए तो आप सभी लोग जानते हो सी का जब HCO3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका CaCO3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या CaOH CaHCO3, क्या बेटा CaHCO3 का ट्वाइस ये क्या बनाता है, तो कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ आपका पानी। बात समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, क्या रहा है कि अगर इसको उबालोगे तो ये क्या होती है, हट जाती है, लेकिन क्या होता है जब उबालने से बाइकार्बोनेट होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेटा ये तुम्हारा कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, तो ये है तुम्हारा बाइकार्बोनेट, और ये क्या है CaCO3, तो कहोगे ये सर कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके, तो कहोगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। अगर हम बात करें बेटा कैल्शियम, तो कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, और मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है ना। इसका एटॉमिक वेट 40 होता है, इसका 24 होता है, ध्यान रखना। कैल्शियम, या तो इसको सीधे सीधे ऐसे नहीं लिख दो, इसको ऐसे ही लिख लो बेटा, 20 कैल्शियम 40 और 12 मैग्नीशियम 24, इस तरह से ना। ये हमारा क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है, किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया 20 और 12, और ये इनके क्या हो गए, एटॉमिक वेट हो गए, यानी द्रव्यमान बार। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण इनकी क्या होती है, अस्थायी कठोरता का कारण है उनके बाइकार्बोनेट, ठीक है। कह रहा जब साबुन को कठोर जल में मिलाया जाएगा, तो ध्यान रखो जब भी कभी तुम साबुन है तुम्हारा, अगर इसको कठोर जल में मिलाओगे तो ये क्या होगा, ये आपका झाग बनाना कठिन कर देता है, मतलब झाग बनना कठिन होता है। झाग बनना क्या हो जाएगा, झाग बनना कठिन कर देगा। ऑप्शन दिया गया पहला ही, झाग बनना कठिन होता है। बी ऑप्शन आपका दिया गया है कि झाग आसानी से बनता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना जब भी कभी साबुन को तुम क्या करोगे, साबुन को कठोर जल में मिला दोगे तो क्या होगा, झाग बनना कठिन हो जाएगा। झाग बनना क्या होगा बाबू, कठिन हो जाएगा। अगर हम बात करें किसके, कठोर जल में क्या Ca2+ Mg2+, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कठोर जल होता है, जो हमारा क्या होता है कठोर जल होता है, तो इसमें ध्यान रखना Ca2+ और साथ ही साथ Mg2+, ये क्या है, सोडियम जो साबुन है ना, ये साबुन है, अवक्षेप बनाते हैं, क्या करते हैं, ये अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं, और यही अवक्षेप क्या करते हैं, झाग बनने से, जो क्या करते हैं, तो झाग बनने से रोकते हैं, झाग बनने से रोकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें साबुन के फॉर्मूले की, तो ध्यान रखना C17H35COONA होता है बेटा। अगर हम बात करें साबुन की, साबुन का फॉर्मूला जो होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C17H35COONA हो जाता है, क्या हो जाता है, C17H35COONA हो जाता है। अगर इसके पीएच मान की बात कर ले, जो साबुन होता है, साबुन का पीएच मान क्या होता है, जो साबुन होता है, तो साबुन का पीएच मान हम देख ले, साबुन का पीएच मान 8 से 9 के बीच होता है बेटा। जो साबुन होता है इसका पीएच मान 8 से 9 के बीच होता है, लेकिन कठोरता से संबंधित नहीं होता, ये क्या, लेकिन कठोरता से संबंधित नहीं होता है, लेकिन कठोरता से संबंधित नहीं, किससे, कठोरता से संबंधित नहीं, ठीक है ना।
तो कठोरता जल में Ca2+ और Mg2+ से क्या होते हैं, अवक्षेप बनाते हैं, और यही अवक्षेप क्या है, इसको झाग बनने से रोकते हैं। तो यही हो जाएगा, जब साबुन को कठोर जल में तुम मिलाओगे तो झाग बनना क्या हो जाएगा, झाग बनना हमारा कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि भारत में भारी जल जो है हमारा, इसका निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए नंगल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना, भारत में जो हमारा भारी जल है इसका जो सबसे ज़्यादा निर्माण होता है बेटा, वो कहाँ होता है, तो नंगल में होता है। तो लिख लो, जो भारत में भारी जल का निर्माण, भारत में भारी जल का निर्माण कहाँ होता है, तो कहोगे नंगल में होता है। कहाँ होता है, नंगल में होता है। और नंगल ये कहाँ पड़ता है, तो कहोगे पंजाब में। नंगल कहाँ है, तो कहोगे नंगल पंजाब में है। और ये किससे जुड़ा है, अगर पंजाब में, तो कहोगे ये सर भाखड़ा नागल परियोजना से जुड़ा है। किससे, भाखड़ा भाखड़ा नागल होता है, आप नंगल लिख सकते हो बेटा, ठीक है। भाखड़ा नंगल परियोजना से जुड़ा है, पंजाब में ही तो है ये। तो कहाँ से जुड़ा है, भाखड़ा नंगल परियोजना से जुड़ा है, ठीक है ना। किससे जुड़ा है, और और राष्ट्रीय रासायनिक और राष्ट्रीय रासायनिक उर्वरक लिमिटेड, क्या रासायनिक उर्वरक लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है। फिर से समझो, जो आपसे कहा गया कि जो हमारा भारी जल है यानी जो हमारा D2O है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड है, जिसका आणविक द्रव्यमान कितना, जिसका आणविक द्रव्यमान 20 होता है। ये भारी जल भारत में कहाँ पर निर्माण होता है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो कहोगे इसका सर कंस्ट्रक्शन होता है नंगल, और नंगल कहाँ पर है, तो कहोगे पंजाब। और पंजाब में किससे जुड़ा हुआ है, तो कहोगे भाखड़ा नंगल जो हमारी परियोजना है उससे जुड़ा हुआ है। और राष्ट्रीय रासायनिक उर्वरक लिमिटेड जो है उसके क्या अंतर्गत ये कार्य करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कौन सा, नंगल। ध्यान रखना नंगल किस जगह पर है, तो नंगल ये आपका राज्य पंजाब में आता है। किस में आता है, पंजाब। और हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही राज्यों की राजधानी आपकी क्या हो जाती है, चंडीगढ़ हो जाती। दोनों की ही राजधानी क्या हो जाती, चंडीगढ़ हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि जल की कठोरता हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। जो जल है अगर उसकी कठोरता को हटाना है तो इस प्रक्रिया को क्या कहोगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड। ऑप्शन इज शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन, और आसवन डिस्टिलेशन, जल मृदुकरण। तो ध्यान रखना इसे कहोगे जल की कठोरता को हटाने के लिए जो होता है इसे हम लोग कहते हैं जल मृदुकरण। क्या कहते हैं, जल मृदुकरण कहते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या कहते हैं, तो कहोगे सर इसको हम कहते हैं जल मृदुकरण। क्या कहते हैं, तो इसको कहोगे सर इसको हम कहते हैं, ये क्या है, तो कहोगे ये कठोर जल से क्या करता है, Ca2+ और Mg2+ आयनों को, ये कठोर जल से क्या करता है, तो ये कठोर जल से Ca2+ और Mg2+ आयनों के हटाने की प्रक्रिया है। ये क्या है, आयनों के हटाने की प्रक्रिया है। आयनों के हटाने की क्या है बेटा, तो कहोगे ये आयनों के हटाने की प्रक्रिया है जो साबुन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। जो साबुन की प्रभावशीलता को क्या कर देता है, बढ़ाता है। जो प्रभावशीलता को क्या करता है, तो बढ़ाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जल के शुद्धिकरण की, तो जल के शुद्धिकरण के लिए इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, जल के शुद्धिकरण के लिए बेटा, जल के शुद्धिकरण के लिए इसमें क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। कौन सी, तो कहोगे क्लोरीन गैस सर, क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। कौन सी, Cl2 गैस मिलाई जाती है। और यही Cl2 जो आपकी आती है हाइलोजन समूह में, किसमें, हाइलोजन ग्रुप में आती है। ये जो है किस में आता है, तो हाइलोजन ग्रुप में आते हैं ये सब। हाइलोजन ग्रुप के जो तत्व हैं कहोगे क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारे किस में आते हैं, हाइलोजन में आते हैं, ठीक है ना।
तो ये सारी बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है। तुमसे कहा गया कि जल की कठोरता अगर हटाओगे तो ऐसे प्रोसेस को तुम क्या कहोगे, तो प्रोसेस को कहोगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी जल मृदुकरण। और ये होता क्या है, तो ये होता है कि जो कठोर जल होता है इसमें जो Ca2+ और Mg2+ है, जो अभी आपको बताया था कि Ca और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, उसके उसके आयनों को हटाने का ये प्रोसेस है, यानी उसके आयंस जो होते हैं उनको हटाने का प्रोसेस है। और ये क्या कर देता है, इस कारण ये साबुन की प्रभावशीलता जो होती है उसको बढ़ा देता है। और अगर हम बात करें जल के शुद्धिकरण को, तो उसी को हम कहते हैं क्या, Cl2 के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है, ठीक ना, किसके द्वारा, जल को शुद्ध किया था। और ये जो क्लोरीन गैस है किस ग्रुप में आती है, तो ये हैलोजन समूह में आती है। और कौन कौन सी आती है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारे आपके हैलोजन ग्रुप यानी हैलोजन समूह में ही आते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जल मृदुकरण, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कह रहा है कि बताओ कठोरता की डिग्री परिभाषित है कैल्शियम कार्बोनेट या उसके समतुल्य के भार भार भागों की संख्या के रूप में। ऑप्शन है द्रव्यमान के 10 लाख भागों में जल के, द्रव्यमान के 1000 भागों में जल के, द्रव्यमान के 100 भागों में जल के, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें किसकी, कठोरता की डिग्री जो है परिभाषित है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के भार भागों की संख्या रूप में। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, द्रव्यमान के 10 लाख, कितने, जो द्रव्यमान के 10 लाख भागों में है, द्रव्यमान के 10 लाख भागों में जल के, किसके, 10 लाख भागों के जल में। अगर हम बात करें अन्य फैक्ट्स, तो इसके अन्य फैक्ट्स क्या होते हैं, जो कठोरता, ये कठोरता की डिग्री की अगर हम बात करें तो किस में मापी जाती, तो कहोगे पीपीएम में मापी जाती है। किस में, लिखो, जो हमारी कठोरता होती है बेटा, जो कठोरता की डिग्री है हमारी, जो क्या है, कठोरता, कठोरता की डिग्री है हमारी, ये किस में मापी जाती, तो कहोगे सर पीपीएम में मापी जाती, किस में, पीपीएम। और इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, कहोगे पार्ट्स पर मिलियन, क्या, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। तो जो कठोरता की डिग्री है किस में मापी जाती, तो कहोगे सर पीपीएम में मापी जाती है। और जो पीपीएम पीपीएम है इसका फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक है ना। जो भार भागों में क्या करता है, CaCO3 का क्या हो जाता है, कि भार भाग है, ठीक है ना। अगर हम बात करें बेटा, कुछ फॉर्मूले यहीं से और याद कर लेना, तो यहाँ से आंसर तो आपका हो जाएगा कि जो डिग्री है किसमें, पीपीएम में। ध्यान रखना पीपीएम क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम बात करें अन्य फॉर्मूले की, तो CaCO3 है आपका, जैसे CaCO3, तो ये क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करें MgCO3, MgCO3, तो ये होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या हो जाता, तो कहोगे ये सर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या होता, तो ये हमारा हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि बताओ बताओ क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो कहोगे सर CaCl3 हो जाता है, CaCl3, ये हमारा हो जाता है क्लोरोफॉर्म। ये हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। क्या हो जाता है, CaCl3, ये हो जाता है हमारा क्लोरोफॉर्म। अगर तुमसे कहते हैं बाइकार्बोनेट अगर आई गया, तो ये हो जाता है NaHCO3, NaHCO3, ये हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी इसे क्या कहोगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। क्या होता, तो बेकिंग सोडा, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर वॉशिंग सोडा देख लें, तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा अगर हम देख लें, वॉशिंग सोडा अगर हम देख लें, तो धामन सोडा जिसे कहते हो ना, तो ये क्या होता है, तो Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, द्रव्यमान के 10 लाख भागों में जल के। यही तो पूछा था कि कठोरता की डिग्री परिभाषित है, और कठोरता, जो हमारी कठोरता है इसकी डिग्री मापोगे किस में, तो पीपीएम में, यानी पार्ट्स पर मिलियन में मापोगे, ठीक है ना।
तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भारी जल का क्वथनांक है। क्वथनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, अभी आपको हिमांक बताया था, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी क्वथनांक की, तो जो भारी जल का D2O का, D2O जो है आपका D2O का अगर हम बात करें क्वथनांक, क्वथनांक क्वथनांक क्या होता है? तो कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O तो क्या होता कहोगे सर? 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? और अगर हम यहीं पे पूछ लें साधारण जल का, ये तो आपका D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिससे भारी जल कहते हो, उसका कितना होता है? तो कहोगे 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर हम बात करें साधारण जल की, किसकी? साधारण जल, जिसे आप क्या कहते हो? H2O। साधारण जल का क्वथनांक क्या होता है? साधारण जल का क्वथनांक अगर देखा जाए बेटा, तो क्या यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर, तो कहोगे इसका हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कितना हो जाता है? लेकिन ड्यूटीरियम के उच्च द्रव्यमान से, किसके? ड्यूटीरियम के उच्च द्रव्यमान से बेटा, ड्यूटीरियम के उच्च द्रव्यमान से, ड्यूटीरियम के उच्च द्रव्यमान से। चलो, तो देखो अब क्या देखना कह रहा कि भारी जल जो है इसका क्वथनांक है, क्या है? तो कहोगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वथनांक किसका पूछा गया? आपका D2O 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं पे अगर साधारण जल का पूछा जाए तो साधारण जल का क्या हो जाएगा तुम्हारा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे भारी जल का हिमांक बताया था, तो अगर हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तो कितना हो जाता? अगर बात की जाए किसकी? अगर बात की जाए फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2O का हिमांक, तो बेटा ये क्या हो जाता है कहोगे? D2O का जो हिमांक होता है 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और साधारण जल का जो क्वथनांक हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जो D2O का क्वथनांक हो जाता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ऑप्शन आपका पूछा गया था कि बताओ D2O यानी भारी जल का क्वथनांक क्या होगा? तो कहोगे सर 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित विधियों में से कौन जल की कठोरता नहीं हटाती है? निम्नलिखित विधियों में से कौन सी हमारी जल की कठोरता को नहीं हटाता है? तो ध्यान रखना कौन सा नहीं हटाता। ऑप्शन है एक फिल्ट्रेशन, दूसरा है क्लार्क विधि, तीसरा है वॉशिंग सोडा मिलाना, और वॉशिंग सोडा मिलाना कैल्गॉन प्रक्रिया। तो ध्यान रखना तुम्हें, क्या अगर निम्नलिखित विधियों में से जल की कठोरता नहीं हटाती है तो क्लार्क विधि ये आपकी हटा देती है, क्लार्क विधि, और वॉशिंग सोडा भी आपका हटाता है, कैल्गॉन प्रक्रिया भी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बेटा फिल्ट्रेशन, ये आपका क्या करता है? निम्नलिखित विधियों में से जल की कठोरता को नहीं हटाती ना। फिल्ट्रेशन जो है ये क्या करता है? तो निलंबित जो कण होते हैं उनको हटाने का काम करता है। कौन? फिल्ट्रेशन जो हमारा होता है, फिल्ट्रेशन जो हमारा होता है ये क्या करता? तो कहोगे सर निलंबित कणों को हटाता है हमारे। ये क्या करता? तो कहोगे जो हमारे निलंबित कण हैं उनको हटाता है। नहीं, इनको क्या करता है? हटाता है। लेकिन लेकिन जो घुले हुए हैं, घुले हुए CaMg आयनों को नहीं, घुले हुए CaMg आयनों को नहीं, आयनों को नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसकी? क्लार्क विधि की, तो ये तो ऑप्शन हो गया कि निलंबित फिल्ट्रेशन, अगर ये जो है निम्नलिखित विधियों में से कौन जल की कठोरता को नहीं हटाता है? फिल्ट्रेशन नहीं हटाता, तो करता क्या है? तो कहोगे सर जो निलंबित कणों को हटाता है, कौन? फिल्ट्रेशन। लेकिन जो हमारे CaMg घुल चुके हैं उनके आयनों को नहीं। इसी तरह अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा क्या करता है? तो वॉशिंग सोडा दोनों कठोरताओं को हटाता है। क्या करता है? वॉशिंग सोडा जो हमारा होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा होता है जो, ये क्या करता है? दोनों कठोरता हटाता है। ये दोनों कठोरताओं को हटाता है, दोनों कठोरता हटाता है।
और आयनों को अवक्षेपित करके क्या करता है, आयनों को अवक्षेपित करके, अवक्षेपित करके, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या, वॉशिंग सोडा। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट, क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 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 ठीक है ना। चलो, तो जो वॉशिंग सोडा ये क्या करता है, तो ये दोनों कठोरता को हटा देता है आयनों को अवक्षोपित करके। और जो वॉशिंग सोडा है इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O हो जाता है, जिसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाता है। नहीं, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट अभी आप देख ही चुके हो। अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड भी आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना NH4Cl, NH4Cl बेटा क्या, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा क्या होता है, जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये होता है NH4Cl, हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, NH4Cl हो जाता है। तो ध्यान क्या रखना है आपसे कि फिल्ट्रेशन एक ऐसी विधि है जो जल की कठोरता को नहीं हटाता है। बाकी क्लार्क विधि हो, चाहे वॉशिंग सोडा हो, चाहे कैल्गॉन प्रक्रिया हो, ये सभी हटाते हैं। फिल्ट्रॉन क्या करता है, तो निलंबित जो कण होते हैं उनको हटाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कह रहा भारत में भाली जो हमारा ये हैवी वाटर है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अभी ऑप्शन आपको बताया था, जो ये हमारा कहाँ हो जाता है, तो नंगल में हो जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लोगे बेटा, कहाँ हो जाता है, तो नंगल। और नंगल कहाँ पर है, तो ये आपको अभी बताया भी था, नंगल आपका कहाँ हो जाता है, तो पंजाब में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, तो पंजाब। और किस योजना से जुड़ा हुआ है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना से जुड़ा हुआ है। किस योजना से जुड़ा हुआ है, परियोजना से, तो कहोगे सर ये भाखड़ा नंगल परियोजना से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली आप सभी लोग जानते हो जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। कह रहा बताओ जल की कठोरता हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, जो हमारी जल है उसकी कठोरता को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड, ऑप्शन शुद्धिकरण, आसवन, जल मृदुकरण। तो आप सभी लोग जानते हो कि क्या अभी ये क्वेश्चन किया था कि अगर जल की कठोरता हटाओगे, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है जल मृदुकरण, कर चुके हो भैया क्वेश्चन ना। जल मृदुकरण क्या था, जो हमारी जल की कठोरता को हटाता है वही हमारा जल मृदुकरण कराता है। अगर बात करें प्यूरिफिकेशन की, तो जल का शुद्धिकरण कौन सा, जल का शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण की बात कर लें तो इसका शुद्धिकरण कौन कर देता है, तो क्लोरीन गैस कर देती है, क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस किस में आती है, तो ये हैलोजन ग्रुप में आती है बेटा। ये किस में आता है, तो कहोगे ये हैलोजन ग्रुप में हमारा आता है। कौन कौन सी आती है, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, और एस्टाटीन। फ्लोरीन तुम्हारा सिंबल बेटा F हो जाता है, और क्लोरीन Cl हो जाता है, ब्रोमीन Br हो जाता है, आयोडीन I हो जाता है, और एस्टाटीन As हो जाता है। ये सब किस में आती, तो कहोगे सर ये हमारी हैलोजन ग्रुप में आती। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ जीरो ग्रुप गैसेस कौन सी होती, यानी नोबल गैसें कौन सी होती, तो कहोगे नोबल गैसेस हमारी कौन सी हो जाती हैं, नोबल गैसें जो हमारी होती हैं, अक्री गैसें होती हैं, हीलियम हो जाता है, नियॉन हो जाता है, ऑर्गन हो जाता है, क्रिप्टॉन हो जाता है, जिनॉन हो जाता है, और रेडॉन हो जाता है। अगर तुमसे कहा जाए कि इन गैसों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कहोगे जो हमारी अक्री गैसें थी इनकी खोज किसके द्वारा, तो इनकी खोज रैमजे नाम के एक व्यक्ति हुए उनके द्वारा बेटा की गई थी। किसके द्वारा, रैमजे नाम के एक व्यक्ति हुए उनके द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें हीलियम जिसका सिंबल हो जाता है क्या H, नियॉन का हो जाता है Ne, आर्गन का हो जाता है Ar। ये तो सिंबल लिखा ही हुआ है, क्या करना है। लेकिन एटॉमिक नंबर की बात अगर कर ली जाए तो एटॉमिक नंबर भी याद कर लो भाई। हीलियम का कितना हो जाता है 2, नियॉन का कितना हो जाता है 10, ऑर्गन का कितना हो जाता है बेटा 18, क्रिप्टॉन का कितना हो जाता है 36, जिनॉन का कितना हो जाता है 54, और रेडॉन का कितना हो जाता है 86, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके नॉबल गैसें, इन्हीं को आप कहते हो क्या, इनर्ट गैसें।
इन्हीं को कहते हो क्या, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस या इसी को कहते हो अक्रिय गैसें। क्या कहते हो, तो इन्हीं को कहते हो अक्रिय गैसें। अगर हम कहें कि बताओ अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो कहोगे रैमजे नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। अगर पर्सनली पूछ लिया कि बताओ ऑर्गन की खोज किसने की थी, तो ऑर्गन किस में आता है, तो ये इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस में ही आता है, तो इसकी खोज किसने की गई होगी, रैमजे के द्वारा। नियॉन की भी, तो जब सबकी खोज रैमजे ने की है, तो किसने ही, प्रत्येक एक की पूछ ली जाए तो भी कहोगे रैमजे के ही द्वारा की गई है। तो जल का जो शुद्धिकरण होता है क्लोरीन गैस के द्वारा किया जाता है। और क्लोरीन गैस किस ग्रुप में आती, तो आप कहोगे ये आती है हेलोजन ग्रुप में। और हेलोजन ग्रुप किस में आता है, तो कहोगे पी ब्लॉक एलिमेंट है ये। क्या है ये, पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे हो जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाते हैं ना। कितने ब्लॉक है हमारे पास, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे तो उसमें मिलेंगे आपको 4 ब्लॉक होते हैं। एक एस होता है, एक पी होता है एंड एक डी एफ। ये 4 ब्लॉक होते हैं तुम्हारे पास। इनकी संख्या कितनी होती, 4। और जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो बेटा, ये आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो ना, किसके द्वारा दी गई थी, तो सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले, किसने, हेनरी मोजले नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया सन 1913 ईस्वी में। और इसमें वर्तमान में कुल कितने 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। कितने, हम लोग जो पढ़ रहे हैं 118 तत्व। और अगर कहा जाए इसमें कितने आवर्त हैं, तो आवर्तों की संख्या 7 है। वर्ग यानी ग्रुप की संख्या हमारी 18 हो जाती है। कितनी, अगर बात की जाए ग्रुप यानी वर्ग की संख्या कितनी हो जाती, समूह की संख्या 18 हो जाती। और अगर आवर्त की बात की जाए, पीरियड की बात की जाए, तो इनकी संख्या हमारी कितनी, 7 हो जाती है। और टोटल एलिमेंट की अगर हम बात कर लें, किसकी, टोटल एलिमेंट की अगर हम बात कर लें, तो टोटल एलिमेंट हमारे बेटा कितने, 118 हो जाते हैं। कितने, 118 हो जाते हैं। और जो हेनरी मोजले भाई साहब थे, इन्होंने ही बताया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी हमारी किस बेस पर लगा दी, इन्होंने कहा जो तत्वों के गुण होंगे वो किसके, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। किसके, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। तो लिख लो यहीं पर, इन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर लगाई हुई थी। किसके, एटॉमिक नंबर, किसके, एटॉमिक नंबर के बेस पर लगाई हुई थी, एटॉमिक नंबर के बेस पर, ठीक ना, एटॉमिक एटॉमिक नंबर के बेस पर लगाई हुई थी, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर लगाई थी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर। क्लियर है ना ये बात। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई, तो सन 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले के द्वारा दी गई। इन्होंने कहा जो तत्व के गुण होंगे बेटा, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। और जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें 118 तत्व ज्ञात हैं। इन्होंने अपनी फुलफिल कंडीशन कर ली थी। इसके पहले हम लोग देखे थे 1869 ईस्वी में मेंडलीव भाई साहब की, उन्होंने क्या कहा था कि जो तत्वों के गुण होंगे, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे, जिनकी क्या हो गई थी, पीरियोडिक टेबल गलत हो गई। उसके बाद ही आधुनिक आवर्त सारणी आती, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे 118, 7 और 18। तो इस तरीके से सारी बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ कठोरता की डिग्री परिभाषित है। ये क्वेश्चन भी कर चुके हो आप बेटा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। जो कठोरता की डिग्री है परिभाषित है, तो अभी बताया था किसमें मापोगे जो डिग्री होगी, पीपीएम में बेटा। किसमें, पीपीएम यानी पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन। जो कठोरता की डिग्री है तुम किस में मापोगे, तो कहोगे सर पीपीएम में मापेंगे हम, जिसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। और ऑप्शन आपका था द्रव्यमान के 10 लाख भागों में जल के, यानी ऑप्शन नंबर ए। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी हम लोग कर चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। भारी जल का क्वथनांक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, 2-3 क्वेश्चन आप ध्यान रखना। क्वथनांक अभी आपने किया था। अगर हम बात करें किसकी, भारी जल के, भारी जल के क्वथनांक की बात करें, भारी जल के क्वथनांक की अगर हम बात कर लें, तो कितना था, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हिमांक की बात कर लें, इसके हिमांक की बात कर लें, हिमांक की बात कर लें, तो क्वथनांक ये होता है आपका बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ये कितना होता है हिमांक, तो कहोगे सर 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, तो कहोगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट।
तो जो भारी जल होता है उसका क्वथनांक होता है 101.4, और ये होता है क्या, हिमांक 3.82। अगर साथ ही साथ पूछा है जो साधारण जल होता है, साधारण जल, साधारण जल का जो क्वथनांक होता है, साधारण जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, तो कहोगे ये सर इसका हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, इसका हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ऑप्शन कौन सा बेटा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चंस अपने कितने कर लिए, 176 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन जितने भी बने सारे फैक्ट्स आपको मैंने एक एक पॉइंट लिखाया हुआ है, आप सभी लोग बिल्कुल सीक्वेंस से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और क्या करेंगे, इसका समय समय पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल इसी टाइम और इसी क्वेश्चंस के नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।